हेलो फ्रेंड्स, आज हम द लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 18, 19 और 20 इन तीन के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। सेक्शन 18 इसका कहता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसका बीच में एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है या लीगल एक्नॉलेजमेंट बन जाता है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसको एक तरीके से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पर्सन है जो लीगल ऑनर है या ऑथराइज्ड पर्सन है, वो एक कंपनी से लोन लेता है। जो लीगल पर्सन है वो एक बैंक से या अदर कोई कंपनी है उससे लोन लेता है और उसका लोन अदा करने का टाइम 3 इयर्स का है। उसका प्रेस्क्राइब टाइम क्या है? 3 इयर्स का। अब इस 3 इयर्स के बीच में ये पर्सन जिसने लोन लिया वो लोन अदा करेगा, परंतु ये लोन अदा नहीं कर पा रहा है। बैंक वाले या जिसने लोन दिया है वो पर्सन इसके पास आते हैं। 3 इयर्स में टाइम पूरा था, 2 ईयर 10 मंथ में या और बीच में ये लोग आ जाते हैं और इस पर्सन से बोलते हैं कि एक लिख करके दे दो, सिग्नेचर करके, कि मैं बहुत ही जल्दी आपका लोन अदा कर दूंगा इस प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के बीच में। और ये व्यक्ति एक लेटर लिख करके दे देता है, सिग्नेचर करके अपने, कि ठीक है मैं बहुत ही जल्द 1 महीने में, 2 महीने में या 15 दिन में आपका टाइम पीरियड के पहले लोन अदा कर देंगे। तो जो इसने लेटर लिख दिया इस प्रिस्क्राइब टाइम के पहले, वहां से ये प्रिस्क्राइब टाइम खत्म होकर के यहां से नया टाइम मतलब न्यू 3 ईयर से स्टार्ट हो जाएगा, जिस डेट को उसने कोई लेटर या एक्नॉलेजमेंट साइन कर दिया इस पर्सन ने। इसका सेक्शन 18 का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में इसका कहा गया एक्नॉलेजमेंट विदाउट डेट। अब सिग्नेचर तो कर दिया, वो रिटर्न में तो कर दिया, लेकिन रिटर्न के बाद में उसने डेट नहीं डाली कि ये किस डेट को सिग्नेचर हुआ, या ओरल उसने बोल दिया कि ठीक है हम पेमेंट बहुत ही जल्दी कर देंगे, कोई रिटर्न में नहीं हुआ। तो जो हमारा एविडेंस एक्ट कहता है वो कहता है कि रिटर्न होना चाहिए, ओरल या विदाउट डेट नहीं होना चाहिए। तो जो एक्नॉलेजमेंट हमारा बीच में ये रिटर्न हुआ था, जिसपे सिग्नेचर, जिसपे डेट नहीं था या रिटर्न ये नहीं था, ओरल था, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है एविडेंस एक्ट के तहत। तो यहाँ पर न्यू प्रेस्क्राइब टाइम कैसे स्टार्ट हो गया? क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ था, जो रिटर्न एक्नॉलेजमेंट बना था, वो एक्नॉलेजमेंट गलत हो गया, उस पर डेट नहीं डाली गई या यहाँ पर ओरल बना तब। अब इसके सेक्शन 19 में आ जाते हैं। सेक्शन 19 इसका कहता है इफेक्ट ऑफ पेमेंट और अकाउंट ऑफ डेब्ट और ऑफ इंटरेस्ट ऑन लीजेंसी। अभी यहां पर हमने एक्नॉलेजमेंट रिटन में बात की सेक्शन 18 के फर्स्ट में। अब सेक्शन 19 कहता है कि वो पर्सन या वो एजेंट जिसने किसी से करार किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि प्रेस्क्राइब टाइम 3 इयर्स का होगा या 5 इयर्स का होगा, लोन लिया इसने, उसका एक प्रेस्क्राइब टाइम लिमिटेशन होगा, उस तक वो लोन अदा नहीं कर पा रहा है। लोन एजेंसी या जो एजेंट जिसने लोन दिया है वो इससे बोलता है कि आपके पास जो भी पैसा हो वो पैसा आप मुझे दे दें और रेस्ट पैसा धीरे धीरे करके जब टाइम पूरा होगा तो आप दे देना। यहां से 2 महीना या 3 महीना या 1 साल बाकी रह जाता है उसके प्रेस्क्राइब टाइम से, और ये थोड़ा सा पेमेंट कर देता है। तो क्या हो गया
कि अभी इसके पेमेंट इससे लेने का टाइम कितना था, 3 इयर्स। 3 इयर्स के अंदर ही पेमेंट ले सकता था, इसके बाद ये इससे पेमेंट वसूल नहीं कर सकता था। लेकिन इसने क्या किया कि प्रेस्क्राइब टाइम के बीच में एक दिन जाकर के इससे बोल देता है कि मुझे कुछ ही पेमेंट दे दें, और पेमेंट देने के बाद में फिर रेस्ट पेमेंट आराम से करते रहिएगा। इसने थोड़ा सा पेमेंट दे दिया, और जिस डेट को इसने पेमेंट दे दिया वो डेट इसकी न्यू प्रेस्क्राइब टाइम, न्यू लिमिटेशन यहां से स्टार्ट हो जाएगा, जिस डेट को इसने कोई भी पेमेंट कर दिया। एक और एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ए है, इससे 2 लाख रुपया लोन ले लेता है, और लोन लेने के बाद इसका टाइम 3 साल के लिए मिल जाता है कि 3 साल के भीतर आपको लोन अदा कर देना है। जब 1 महीना रह जाता है तो ये व्यक्ति 5,000 रुपया जा करके लोन एजेंट को दे देता है कि अब रेस्ट पेमेंट हम दे देंगे। तो जो इसने कुछ समय पहले 5,000 रुपया दिया, तो ये टाइम फिनिश होकर के वो जिस डेट को इसने दिया वहां से इसका प्रेस्क्राइब टाइम स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका सेक्शन 19 कहता है। अब इसका सेक्शन 20 क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ एनल एक्नॉलेजमेंट और पेमेंट ऑन अदर पर्सन। अभी वो सेल्फ वर्क कर रहा था इसके पहले, अब अदर पर्सन। पहले इसमें डिफाइन किया गया फर्स्ट में कि अदर पर्सन जो ऑथोराइज्ड होंगे वो होंगे कौन, डुली ऑथोराइज्ड एजेंट कौन कौन से होंगे, एक व्यक्ति है लीगल ओनर है या उसका टाइटल होल्डर है, वो व्यक्ति डिसएबिलिटी का शिकार हो जाता है या उस अपने लोगों को रखता है, वो कौन कौन से लोग हैं जो ऑथराइज सिग्नेटरी हो सकते हैं। लॉफुल गार्जियन, कोई माइनर बच्चा है और उस माइनर बच्चे को सिग्नेचर अथॉरिटी नहीं है क्यों, तो वो अपना क्या कर देता है, उसका उत्तराधिकारी, उसका जो गार्जियन होता है जिसको अपॉइंट किया गया वो लॉफुल गार्जियन। दूसरा कमिटी, तीसरा मैनेजर, और चौथा एन एजेंट, कोई एजेंट जिसको रिप्रेजेंट किया गया, जिसको नियुक्त किया गया, जिसको बनाया गया। और ये कहा है सेक्शन 18 और 19 के साथ डील करना है इसको। ये सिग्नेटरी होल्डर हो सकते हैं, ऑथराइज होल्डर हो सकते हैं, ये इसके फर्स्ट में कहा। अब कौन कौन नहीं हो सकते हैं वो इसके सेकेंड पार्ट में कहा। नॉट ऑथराइज्ड, कौन कौन से ऑथराइज एजेंट नहीं माने जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स, पार्टनर्स, एग्जीक्यूटर्स और मॉर्गेजीज, ये इसके ऑथराइज सिग्नेटरी नहीं माने जाएंगे, ये सेकंड पार्ट में कहा। अब थर्ड पार्ट में फर्स्ट और सेकंड में तो बता दिया किनको हम सिग्नेटरी मानेंगे और किसको नहीं मानेंगे। थर्ड में कहा कि डुली ऑथराइज सिग्नेटरी, डुली ऑथराइज्ड एजेंट और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू की फैमिली जो एक साथ कंबाइंड है वो फैमिली, हिंदू धर्म की वो फैमिली जिसमें मदर फादर बच्चे उसकी लड़की सब है, वो हो गई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये अगर काम करती है किस तरीके से, एक कंपनी से ये लोन लेना चाहती है, या दूसरे तरीके से कह देते हैं कि ये इसकी एक दूसरी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में अब ये व्यक्ति बी को रख देता है। ए व्यक्ति जो ऑनर है, लीगल सक्सेसर है, वो व्यक्ति क्या कर देता है कि बी को उस प्रॉपर्टी में रख देता है। कब तक, टिल डेथ, कि वो डेथ तक, अपनी मृत्यु तक वहां पर रह सकता है। अब ये उसको कुछ आवश्यकता लगती है और उस प्रॉपर्टी पर जिस पर ये रह रहा है, पर्सनल नहीं, उस प्रॉपर्टी पर ये सी से किसी तरह से कर्ज ले लेता है, लोन ले लेता है। अब लोन लेने के बाद, लोन लिया किसने, बी ने। अब बी अदा नहीं कर पाता, लेकिन कुछ समय पहले थोड़ा लोन अदा कर देता है। या दूसरी कंडीशन कि ये अदा ही नहीं करता है,
तब और इसकी बाय चांस डेथ हो जाती है, बी की डेथ हो जाती है। अब जिसने लोन लिया था इससे, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब ये पैसा कैसे रिकवर करेगा? तो इसमें कहा गया है कि ये रिवर्सनर, रिवर्सनर मतलब इसने इसको दिया था लेकिन इसने लोन लिया था, तो रिवर्सनर कौन हो गए, ये पुनः वहीं पर पहुंच जाएगी। जब ये मर गया, इसका डेथ हो गया और इसको लाइफ भर रहने के लिए दिया था, तो ये प्रॉपर्टी वापस किसके पास पहुंचेगी, फिर से बी के पास। बी ने इसको दिया लेकिन फिर से मरने के बाद कहां पहुंच गई, ए के पास में पहुंच गई। अब इससे फिर से जिसने लोन दिया वो क्या होगा कि इस ऑनर से, जो इसने इसको दिया था, अगर ये जिंदा है तो, या ये भी जिंदा नहीं है तो जिसके लीगल सक्सेसर हैं उनसे ये लोन वापस या लोन इससे लेने के लिए केस फाइल कर सकता है, इससे लोन वसूल सकता है। ये इसका ए पार्ट कहा गया। अब बी पार्ट में कहा गया कि कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, परिवार है, संयुक्त परिवार है, उसमें फादर है, मदर है, एक बेटा है और दूसरा दो बेटे हैं और तीसरी डॉटर है। ये उसकी हिंदू फैमिली है। इसने एक पर्सन को रख दिया कि ये हमारा मैनेजर है। कौन, ये सारे अथोराइज्ड पर्सन में से कोई भी, ये रख दिया, या डायरेक्ट इसका जो गार्जियन है फादर, इनमें से कोई भी। ये क्या करता है, एक लोन एजेंसी से या बैंक से या कहीं से ये पर्सन लोन ले लेता है। अब लेने के बाद में फादर ने सपोज करते हैं लोन लिया और फादर की डेथ हो जाती है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन बचा, मदर, दो सन और डॉटर। चूंकि ये की डेथ हुई और ये इसके सक्सेसर हैं, इसके जितनी भी लैंड है, प्रॉपर्टी है, पैसा रुपया, वो किस में डिवाइड होगा, इनमें। इसलिए ये एजेंसी जो रेस्ट बचे हुए हैं उन सब पर केस फाइल कर सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है और अपना लोन यहां से ले सकती है। ये इसका सेक्शन 23 का बी पार्ट है। तो इसमें से जो किस तरीके से कोई व्यक्ति जो दूसरे को लोन देता है और कैसे उसको हम रिकवर कर सकते हैं, कैसे वापस ले सकते हैं, वो चीजें इसमें से हम सेक्शन 18, 19 और 20 में बताया गया है। तो ये वेरी इजी सेक्शन है, समझ में आ गए होंगे। अब इसकी सेक्शन 21 से हम इसके नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।